आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। मैंने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से करा दी है। उसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न और MCQ भी मैंने करवा दिए हैं। वो सब क्लासेज आप चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं या परीक्षा उपयोगी है, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, वो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पहली बात तो कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। देखें, तो देखो, आप सब जानते होंगे कि कोई भी जो रासायनिक समीकरण है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तरफ में क्या होते हैं, अभिकारक। अभिकारकों के मिलने से क्या बनता है, उत्पाद बनता है ना। ये प्रक्रिया साधारण होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद, एक या उससे अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस अभिकारक साइड में जितने परमाणुओं की संख्या है, ये अभिकारक साइड है, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी है, उत्पाद साइड। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि इस अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या मौजूद है उतनी की उतनी परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी मौजूद होनी चाहिए। यदि दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या समान है तो हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया संतुलित है या ये समीकरण संतुलित है। मतलब क्या, जैसे यहाँ पर देखो ए कितना है, एक है, बी कितना है, बी भी एक है, और यहाँ पर भी देखो ए और बी कितने, एक एक है। मतलब दोनों तरफ इधर भी कुल परमाणु दो है, इधर भी कुल परमाणु दो है, यानी परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। अतः ये कैसा समीकरण कहलाएगा, अतः ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2। देखो, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो है। इस भाग में भी कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के दो है। इधर भी टोटल योग कितना है, तीन है, इधर भी टोटल योग कितना है, तीन है। यानी जब दोनों भागों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो हमने नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे भी इसका प्रश्न भी आएगा, तब मैं इसको वापस समझाऊंगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले जितना अभिकारकों का द्रव्यमान था उतना का उतना द्रव्यमान उत्पादों का भी होगा। यानी द्रव्यमान में न तो कोई कमी होगी और न ही कोई वृद्धि होगी। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है ना। अगर समीकरण संतुलित नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा और ऐसी स्थिति में वो रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया मान्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है कि जो वसा युक्त थैली होती है या जो तेलीय खाद्य सामग्री है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह जितने भी तेलीय चीजें आती है खाने की, तो है ना, आजकल चिप्स वगैरह जो भी नमकीन की थैली वगैरह आती है, तो उनको पहली बात तो पैकिंग थैली में पैक करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखो, तो थैली से ऑक्सीजन गैस को हटाकर किसको यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो उपचयन की संभावना है वो क्या हो जाती है, खत्म। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में उसकी विकृत गंधी होने की संभावना खत्म हो जाएगी और थैली में रखे हुए जो पदार्थ है वो विकृत गंधित नहीं होते। विकृत गंधी का मतलब है कि जब वो वायु के संपर्क में कुछ समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे उनसे अजीब तरह की गंध आने लगती है, सड़न होने लगती है। तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित होगी तो ऐसी स्थिति में उसकी जल ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी और ऐसी स्थिति में वो विकृत गंधी भी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे ये तो आप सब जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हमने ए और बी को मिला दिया
और इन दोनों के मिलने से एक नई चीज बन गई AB। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध अलग चीज थी, दही उससे अलग पदार्थ बन गया। लोहे पर जंग लगना, पहले लोहा शुद्ध अवस्था में था, लेकिन उस पर जंग लग गया तो धीरे धीरे उसकी अवस्था क्या होगी, परिवर्तित होगी। ठीक उसी तरह जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है कि ये हमेशा स्थायी होती है। कैसी होती है, स्थायी। कैसी होती है, स्थायी। जैसे दूध से दही बन गया है ना, तो दही से आप वापिस दूध नहीं बना सकते। ये क्या है, ये स्थायी अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी पहले प्रश्न में हमने क्या देखा था, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित में क्या था कि अभिक्रिया के बाई ओर और दाई ओर के परमाणुओं का योग क्या होता है, या परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो जब अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। वही लिखा हुआ है कि तीर के बाई ओर यानी अभिकारक वाला भाग ये, और तीर के दाई ओर यानी ये उत्पाद वाला भाग, के तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है 2Mg + O2। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2 + 2 अभिकारक में टोटल कितने हो गए, 4। लेकिन यहाँ पर देखो मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर तो कुल परमाणु 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो यानी कि बराबर नहीं है। तो ऐसी समीकरण या अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब जब अभिकारक और उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो हम कहेंगे असंतुलित, और अगर दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है तो हम कहेंगे संतुलित। बिल्कुल सरल बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखो जैसा नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब कोई ऊष्मा या ऊर्जा या ताप। ऊष्मा ऊर्जा भी कह सकते हैं या ताप भी कह सकते हैं। शोषी का मतलब है शोषण या अवशोषण, शोषण या अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होना, ग्रहण करना। तो नाम से पता चल रहा है कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा अंदर की ओर ग्रहित की जाती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्योंकि ऊष्मा अंदर की ओर शोषित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखो ऊष्मा का मतलब वही ऊष्मा या ऊर्जा या ताप। सेपी का मतलब यहाँ पर है, सेपी का मतलब है बाहर निकलना। क्या है, बाहर निकलना। मतलब जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा अंदर की ओर अवशोषित होती है वो ऊष्मा शोषी, और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है वो ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन में अंतर बताइए। देखो उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया है वो एक दूसरे की पूरक है। पूरक का मतलब विपरीत। देखो मैं बताता हूँ, C+O2, CO2 और CO2, C+O2। ठीक है, देखो पहली वाली जो अभिक्रिया है वो है उपचयन। कौन सी है, उपचयन। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है, ये उपचयन में होता है। दूसरी वाली कौन सी है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, उपचयन का उल्टा, यानी कि ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। इस वजह से ये दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे की पूरक कहा जाता है या विपरीत कहा जाता है। आया समझ में, उपचयन में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन में कमी, अपचयन में ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि।
बिल्कुल सरल है, अब आप अच्छे से याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि संचारण क्या है, और धातु को, किसी भी धातु को संचारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखना है आपको। तो देखो संचारण आप सब जानते होंगे वैसे तो, कि जब भी कोई वस्तु खुली वायु या नम वायु या जल के संपर्क में आती है, तो उस धातु की सतह पर क्या होता है, धातु की सतह वो जब वायु से अभिक्रिया करती है तो उस पर एक पदार्थ बन जाता है, एक पदार्थ का लेप चढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे उस धातु का क्षय होने लगता है, यानी कि हानि होने लगती है, उसकी जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को संचारण कहते हैं। मतलब क्या है, फिर से सुनो, जब कोई धातु खुली वायु, नम वायु या जलवाष्प के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी परत पर जंग लगना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपरी परत पर जंग लगना शुरू हो जाता है, और इसे ही कहते हैं संचारण। क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं संचारण। अब धातु को संचारण या जंग से बचाने के लिए 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहला जस्तीकरण, यानी उस पर जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। दूसरा उस पर पेंट किया जाता है, और तीसरा उस पर तेल या ग्रीस लगाकर। इन 3 तरीकों से जंग लगने की क्रिया को कम किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, CaO का सामान्य नाम क्या है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है इसका रासायनिक नाम, और इसका सामान्य नाम है वो है चूना पत्थर। ठीक, अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंटासिड, एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है। एंटासिड का मतलब है कि जो आपके शरीर में जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो उसको मिटाने के लिए हम किसी, जैसे इनो आपने यूज किया होगा, है ना, इनो सबने पिया भी होगा। इनो क्या है, इनो एक प्रकार का एंटासिड है। एंटासिड का मतलब है कि ये एसिड की मात्रा को कम करता है। देखो एंटासिड एस से बना है, एंटासिड, जैसे एंटीवायरस, वायरस को मिटाने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं, तो एसिड को मिटाने के लिए एंटासिड यूज करते हैं। तो इनो में क्या होता है, इनो एक क्षारीय पदार्थ होता है, ये अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, ये अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। आया समझ में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, क्षारीय। और ये क्या करेगा, यह एसिड यानी कि अम्ल, अम्ल को क्या बनेगा देगा, उदासीन कर देगा। उदासीन का मतलब जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, लवण बना लेगा। आपने अभिक्रिया भी पढ़ी होगी, अम्ल प्लस क्षार, तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है ना। तो वही बात है, जो आप इनो पी रहे हो उस इनो में क्या होता है, क्षार होता है, और वो आपके शरीर में जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी में क्या होता है, अम्ल की मात्रा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आप साधारण भाषा में पेट जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस। ये क्षार क्या करता है, इस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है और लवण बना लेता है, जिससे आपको शांति मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं से दर्शाया जाता है। तो अभिक्रिया के अंदर हमें 4 प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं। ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस और AQ का मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन। आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो देखो जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सफेद रंग का या सफेद रंग का क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में कराई जाती है या इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह सफेद रंग का क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो श्वसन को ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखो सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। क्या करता है, ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या प्रदान करता है, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और इस विशेष दहन प्रक्रिया का नाम ही क्या है, श्वसन। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है।
सिंपल सी बात है, जब सक्शन होता है तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या निकलती है बाहर? क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। और ये विक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाती है? ये ऊष्मासेपी विक्रिया कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। है ना, देखो ये बोल रहा है कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक है और वो क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। देखो दो के जुड़ने से नया बन रहा है, तो जुड़ने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। इसमें योग होता है, दो या दो से अभिकारकों के बीच में योग होता है, वो जुड़ते हैं और एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आगे बढ़ते हैं। वसा युक्त, वैसे ही हमने प्रश्न पढ़ लिया है, फिर से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? तो वो क्या हो जाते हैं? विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी उनकी जो क्वालिटी है, उनकी शुद्धता और उनकी जो गंध है, उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, विकृत का मतलब क्या होता है? विकृत का मतलब होता है बिगड़ना या कमी आना, है ना। तो गंधीता का मतलब क्या होता है? गंध, यानी गंध में कमी आ जाती है या गंध में विकृत आ जाता है, खराबी आ जाती है, वो गंध बिगड़ने लगती है, यानी उस पदार्थ की क्वालिटी खराब होने लगती है। अगला, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति को धीमा करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए कि उनका उपचयन नहीं हो, वो विकृत गंधी नहीं हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? वायु रोधी बर्तन में रख सकते हैं, क्योंकि जब हम वायु रोधी बर्तन में रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगी? ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो उपचयन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है। दूसरा, थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें क्या भर सकते हैं? नाइट्रोजन, ताकि उपचयन की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इन दो तरीकों की मदद से हम किसी भी पदार्थ को विकृत गंधी होने से बचा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्वितीय विस्थापन। आपने पढ़ी होगी NaOH प्लस HCl, है ना, ये वाली अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, जिसमें आपने क्या पढ़ा होगा? NaCl प्लस H2O। ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है? देखो, क्लोरीन और OH माइनस, क्लोरीन माइनस, इनका क्या हो रहा है? इनका विस्थापन हो रहा है, आयनों का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के इसने क्या बना लिया? जल बना लिया। तो जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो द्विस्थापन है। और जब यौगिक या परमाणु या अणु का विस्थापन होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो सिंपल विस्थापन प्रक्रिया होती है। ठीक है। आगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्रों और संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये रासायनिक समीकरण है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? कि हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन प्लस जल, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर O2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा? 4। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जल। ये रासायनिक अभिक्रिया है। जब इसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से और जल को H2O से बता दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया रासायनिक समीकरण। ठीक है। आगे, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो आप सब जानते होंगे, दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनके बीच में अभिक्रिया होती है। उत्पाद, अभिक्रिया के होने से जो उत्पन्न नया पदार्थ है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इनके बीच अभिक्रिया हो रही है तो ये अभिकारक है, और इनके बीच अभिक्रिया से क्या बन रहा है? CO2 बन रही है, तो ये क्या है? उत्पाद है। ठीक। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए। आपने सबने पढ़ा होगा, वैसे मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है? विनाश होता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है? विनाश होता है। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मापन की एक इकाई है, ठीक है, जिसका मान
प्रत्येक जगह एक ही जैसा होता है, चाहे पृथ्वी की बात करो, अंतरिक्ष की बात करो, और इसका साधारण मापन हम किसमें करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दूसरे शब्दों में वैसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर किसका द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को क्या करना आवश्यक होता है, संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान होगा, इतना का उतना द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद में होगा। और इसी वजह से किसी भी कंकाली समीकरण को, कंकाली समीकरण का मतलब होता है असंतुलित समीकरण, उस असंतुलित समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता होती है ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। अगर वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है वो अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया संभव नहीं होती है। ठीक है, तो जितनी भी संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं वो सब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब ऐसे भी लिखा जा सकता है कंकाली रासायनिक समीकरण किसे भी कहते हैं। कौन सा? कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा असंतुलित क्या होता है कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान नहीं होती है तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 है, टोटल कितने हो गए 4। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, टोटल कितने हो गए 2। तो इधर 4 है, इधर 2 है, यानी बराबर बराबर नहीं है। देखो इधर 2 है अभिकारक में, इधर 2 है, लेकिन इधर 1 और 1 है, ये समान नहीं है, असमान है। देखो इधर 2 और 1 है, इधर भी 2 और 1 है, और ये असमान है, इसका मतलब ये समीकरण कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला यौगिक किसे कहते हैं? आप सबने पढ़ा होगा कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो उन परमाणुओं के मिलने से, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनके मिलने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2O, H2SO4, CuSO4, AlO3। देखो H2O तो इनका अनुपात है, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, यानी इनका अनुपात कितना है, 1:8 है। हमेशा ये इसी अनुपात में मिलेंगे, तभी किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा, अन्यथा कभी भी जल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखें। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी। ऊष्मा सेपी शोषी में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा सेपी में अंदर की ओर आती है। ये अभिक्रिया हमने पहले देख भी ली थी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अंदर की ओर आती है। फिर ऊष्मा सेपी, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा सेपी, C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, वैसे इन प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली थी, फिर से रिपीट हो गए हैं। फिर ये है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसा नाम से पता चल रहा है संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना या योग, संयोग होना, जुड़ना। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 अभिकारक है, इन 2 अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद का निर्माण हुआ है। ठीक है, वियोजन में क्या होगा, वियोजन में इसका उल्टा, वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक होगा और एक से अधिक क्या होंगे, उत्पाद होंगे, तो वो संयोजन की उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अगला उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है, इसकी चर्चा कर ली थी। अगला, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो काले रंग का हो जाता है। कोई भूरे रंग का कोई तत्व X है, जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो वो गर्म करने पर काले रंग का पदार्थ बन जाता है। ठीक है, काले रंग का बन जाता है। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखो, तो वो तत्व कौन सा होगा, वो तत्व होगा कॉपर। और जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो वो तत्व X क्या है, कॉपर है, और काला रंग का यौगिक कौन है, कॉपर ऑक्साइड है।
और अभिक्रिया क्या है, Cu प्लस O2 2Cu, ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो देखो हमें पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, श्वेत रंग का पदार्थ या सफेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह से जो धूल कण वगैरह है वो क्या हो जाए, हट जाए, जिससे उसकी जो सतह है वो प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके और प्रॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो सके, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप ये चीज को साफ नहीं करोगे तो उसकी जो ऊपरी सतह है उस पर गंदगी धूल कण जो भी लगे होंगे उसके कारण जो उसकी सतह है प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगी और अभिक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इस वजह से जो मैग्नीशियम रिबन है उसको वायु में जलाने से पहले अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। अगला, तापीय वियोजन क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। देखो तापीय वियोजन यानी ताप के कारण वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, क्या होता है, टूटना। और तापीय का मतलब क्या है, ताप, यानी ताप के कारण जब कोई अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो अभिक्रिया तापीय वियोजन है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर कोई पदार्थ यानी अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों या उत्पादों में विघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, ये A B है, इसको मैंने गर्म किया और ये टूट गया A प्लस B में। तो अगर ये ताप के कारण टूट रहा है, जैसे सिंपल तो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये अगर वियोजन ताप के कारण हो रहा है तो उसको कहेंगे तापीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो जब ताप के कारण किसी पर अभिकारक का विघटन होता है तो उसे कहेंगे हम तापीय वियोजन। अगला, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये मेहनत और क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट्स और किसी प्रकार के अगर आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स भी दिए जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।